14 जनवरी 1948 दोपहर का वक्त, समय लगभग 3 सवा 3 बजे। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पूना स्टेशन पर पहुंचते हैं और दक्कन एक्सप्रेस के सेकंड क्लास के डब्बे में उन्होंने आमने-सामने की सीट जो ले रखी थी वहां जाकर के बैठ जाते हैं और गाड़ी अपने निर्धारित समय 3:30 बजे पूना स्टेशन छोड़ देती है और वे लोग बॉम्बे के लिए चल पड़ते हैं। 20 जनवरी 1948 को जो दिल्ली का कार्यक्रम था, यानी गांधी को और अधिक देश के साथ खिलवाड़ करने से रोकने का जो उनका फैसला था, उस अभियान के लिए पहली बार नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पूना छोड़ करके ट्रेन पकड़े थे। अभी कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे, जो अपने-अपने विचारों में कहीं न कहीं गुम थे, अचानक एक सुंदर स्त्री उसी डब्बे में जिस डिब्बे में नाथूराम गोडसे और आप्टे ट्रेवल कर रहे थे, चंचलता से इधर-उधर घूमते हुई उसकी चंचलता से नारायण आप्टे को यह अनुमान लग जाता है कि वह कोई खिड़की वाली सीट ढूंढ रही है। नाथूराम गोडसे ने और नारायण आप्टे ने अपने लिए खिड़कियों वाली सीट ले रखी थी और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक किस्म के अभियान के लिए निकलता है, आपराधिक किस्म ना भी कहें तो किसी पॉलिटिकल असैसिनेशन के इरादे से निकलता है, तो वो अपनी पहचान गोपनीय रखता है, किसी भी तरह से अनावश्यक लोगों से बातचीत नहीं करता है। लेकिन इसके विपरीत नारायण आप्टे सहज रूप से, जो उनका स्वभाव था उसके तहत, तो स्त्रियों के प्रति जो एक सहज रूप से आकर्षित होकर के उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाली जो उनकी एक अदा थी, उसके तहत वो उस महिला से पूछते हैं कि यदि आप खिड़की वाली सीट ढूंढ रही हैं, तो ये रही मेरी सीट, आप इस पर बैठ जाइए। और इस प्रकार वो स्त्री जो है आप्टे की सीट पर बैठ जाती हैं और आप्टे स्वयं नाथूराम गोडसे के बगल में जाकर के बैठ जाता है और अपने स्वभाव के अनुकूल ही नारायण आप्टे उससे बातचीत करने लगते हैं, काफ़ी घुल-मिल जाते हैं। लेकिन बातचीत की शुरुआत होती है आप्टे के यह पूछने से कि कहीं आप मशहूर फ़िल्म अभिनेत्री बिम्बा तो नहीं हैं? जब वह स्त्री बताती है कि हाँ, वह बिम्बा ही है। बिम्बा यानी शांता मोदक, जो अपने समय की बहुत ही मशहूर फ़िल्म अभिनेत्री रही थी। और फिर नारायण आप्टे उससे बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। रास्ते भर लगभग 4 घंटे की जो यात्रा थी पूना से बॉम्बे की, उस बीच में नाथूराम गोडसे एकदम चुपचाप अपनी योजना को लेकर के, चिंतन और लक्ष्य को लेकर के, अपने आगामी कार्यक्रम के विषय में सोचते रहते हैं और इस पूरे दौरान नारायण आप्टे एकदम लगातार बिम्बा से बातचीत करते रहते हैं। मित्रों, स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की इस 8वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज हम नाथूराम गोडसे और आप्टे की इस यात्रा के साथ जो गांधी वध अभियान के लिए निकले थे, उस पूरी यात्रा के, यानी पुणे से 14 जनवरी को जो यात्रा आरंभ होती है, वो 20 जनवरी के पहले किन-किन मोड़ों पर, किन-किन जगहों पे ठहरते हुए निकलती है, उस पूरे अभियान को हम लगभग 17 जनवरी तक लेकर के जाएँगे इस एपिसोड में। जो भी हो, जब बिम्बा के साथ बातचीत करने के क्रम में नारायण आप्टे ने यह बतला दिया कि वे लोग दादर उतरेंगे, तो बिम्बा कहती है उसका घर भी तो दादर में ही है। तो फिर नारायण आप्टे कहते हैं कि अब तो गाड़ी पहुँचते-पहुँचते लगभग साढ़े 7 पौने 8 बजे रात का समय होगा। अगर बिम्बा को कोई ऐतराज़ ना हो तो नारायण आप्टे उसे उसके घर छोड़ देंगे। इस पर बिम्बा कहती है कि नहीं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उल्टे उसका भाई मोटर लेकर के आ रहा है और उन्हें यदि कहीं जाना हो तो फिर बिम्बा ही उन्हें वहाँ छोड़ देगी। नेकी और पूछ-पूछ। नारायण आप्टे ने कहा कि हाँ, 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 उन्हें भी दादर में ही वीर सावरकर के यहाँ जाना है। अब देखिए कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अपने पीछे जो गवाह, साक्ष्य कि हम
कहाँ जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि उस समय तक तो पकड़े जाने की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सावधानी होती है, उस सावधानी के अभाव में सहज रूप में गवाह बनते चले जाते हैं, सहज रूप में प्रमाण छूटते चले जाते हैं। जब बिम्बा ने कहा कि वो उन्हें सावरकर जी के घर के पास में छोड़ देगी, क्योंकि उसके कुछ आगे ही वो रहती है दादर में, और हुआ भी ऐसा ही। जब गाड़ी लगभग वहाँ 8 पौने 8 के आसपास पहुँचती है, तो फिर बिम्बा का जो भाई है वो गाड़ी लेकर के आता है। उस गाड़ी से बिम्बा उन्हें वीर सावरकर के घर के पास उतार देती है। वास्तव में आप्टे और गोडसे को जाना था हिंदू महासभा के कार्यालय, जो वीर सावरकर के घर से लगभग 1 सवा किलोमीटर पहले था। लेकिन ये लोग बिम्बा के साथ, कहने का मतलब आप्टे बिम्बा के साथ और कुछ समय बिता सके इस नाते, और चूंकि पहले से कह दिया था कि हम सावरकर जी के यहाँ जा रहे हैं, इस नाते वो वहाँ तक चले जाते हैं। अब उन्हें फिर वापस लौटना पड़ता है हिंदू महासभा कार्यालय में। इस बीच में, जैसा हम इसके पिछले एपिसोड में 13 जनवरी तक की बातचीत कर चुके हैं, 13 जनवरी की सुबह में ही नाथूराम गोडसे ने अपने नाम से जो 2 बीमे थे, उन बीमा में एक बीमा की राशि को गोपाल गोडसे की पत्नी सिंधु गोडसे के नाम से कर दिया, दूसरा चंपा आप्टे जो नारायण आप्टे की पत्नी थी उनके नाम से कर दिया, जो 2000 की रकम थी, और सिंधु गोडसे के नाम 3000 की रकम। और दिन भर ये लोग फिर हथियारों की चिंता में बिताते थे। शाम को जब दिगंबर बड़के इनके पास आया था, तो इन्होंने उन हथियारों की जानकारी चाही थी जो हथियार उन्होंने विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा को 9 जनवरी को दिखाया था। सो उन्होंने कहा कि दिगंबर बड़के यदि हो सके तो 14 तारीख को वो माल माल यानी हथियारों की डिलीवरी उन्हें बॉम्बे में करे, और इस पर दिगंबर बड़के राजी हो गया था। उसने सिर्फ यही कहा था कि उसे रास्ते का खर्च देना पड़ेगा। और संयोग देखिए कि जिस गाड़ी से दक्कन एक्सप्रेस से गोडसे और आप्टे बम्बई जा रहे थे, उसी गाड़ी के तीसरे दर्जे में बैठ करके दिगंबर बड़के, जिसने साधुओं का वेशभूषा बना रखा था, उसी गाड़ी से वो बॉम्बे जाता है अपने नौकर शंकर किस्टैया के साथ, जिसके हाथ में उसने सारे वो बम बारूद और गोले जो हैं हथगोले वगैरह दिए थे। और कुछ इस तरह से वो सावधानी बरतता था कि हमेशा अपने नौकर शंकर किस्टैया से एक दूरी बना के रखता था कि किसी कारण से अगर पुलिस उसे पकड़ भी लेती है, तो शंकर किस्टैया की तो भाषा तेलुगु है, वो ढंग से बात नहीं कर पाता है। टूटी फूटी मराठी और टूटी फूटी तेलुगु में सिर्फ और सिर्फ दिगंबर बड़के ही उससे बात कर पाता है। ऐसे में अगर कभी वो पकड़ा भी जाता है तो कम से कम दिगंबर बड़के बच जाएगा, इस नाते वो एक डिस्टेंस बना करके चलता है। और जब वे दोनों दादर स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहाँ से वे लोग पैदल ही हिंदू महासभा के कार्यालय में जाने का निर्णय कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। हालांकि उनकी मुलाकात यहाँ पर गोडसे और आप्टे से नहीं होती है, क्योंकि तब तक ये लोग जो है शांता मोदक यानी बिम्बा के साथ उसके मोटर में ऑलरेडी दादर में वीर सावरकर सदन के सामने वो लोग जा पहुंच चुके होते हैं। यद्यपि ये लोग पैदल चल के जाते हैं, तब भी ये लोग आप्टे और गोडसे से पहले हिंदू महासभा के कार्यालय में पहुंच जाते हैं। आधे घंटे के बाद जब आप्टे और गोडसे वहां पहुंचते हैं, तो बडगे और शंकर किस्टैया को कहते हैं कि तुम सबसे पहला एक काम करो कि ये जो हथियार है इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। सवाल ये था कि हिंदू महासभा के कार्यालय में इस बात की आशंका हो सकती थी कि कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है, किसी भी समय वो अगर इन्होंने इनके बारे में किसी तरह की जानकारी मिल जाती है, रेड हो जाता है, तो बिना मतलब का फिर वो सावरकर जी को तंग करेगी पुलिस। तो रात को ही उन्होंने टैक्सी से इस बड़के को कहा, दिगंबर बड़के को, कि तुम जाकर इसे किसी ऐसे स्थान पर रखाओ जहाँ पे ये हथियार सुरक्षित रहे। बडगे इसको लेकर के भूलेश्वर के मंदिर में चला जाता है। तब तक रात काफ़ी हो जाती है। यानी भूलेश्वर का मंदिर यानी वो दीक्षित जी का परिवार, उसी मंदिर के प्रांगण में वो दीक्षित जी का परिवार रहता है। उनके छोटे भाई छोटे दीक्षित जी और दादा दीक्षित दोनों वहीं पर रहते हैं। तो जिस समय बडगे वहाँ पहुँचता है, उस समय सब लोग सो चुके होते हैं, रात काफ़ी हो चुकी होती है। लेकिन दीक्षित जी का जो एक नौकर है जिसका नाम नारायण है, वो बडगे को बहुत बढ़िया से जानता है, तो कहता है कि इसे रख ले, वो सुबह आकर के इस चीज़ को उनसे वहाँ से ले जाएगा। और फिर वो रात को जब लौटता है, तो तब तक में नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे वहाँ से जा चुके होते हैं, और वे लोग एक होटल में जाकर के ठहर जाते हैं। लेकिन दिगंबर बडके हिंदू महासभा कार्यालय के उस जगह पर जहाँ कार्यकर्ताओं के बैठने उठने और सोने की व्यवस्था होती है, वहाँ जा कर के लेटते हैं।
अभी वो सोने की कोशिश ही करते हैं, तभी वहाँ एक आदमी उनसे कहता है कि बडगे तुम कब आए? अब इस पे बहुत आश्चर्य होता है कि अरे भाई, ये तो हमको तो कोई पहचानता नहीं था, इस अंधेरे में किस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। तो फिर बातचीत के क्रम में वो कहता है कि मैं हूँ मदन लाल पावा। कहने का मतलब है कि मदन लाल पावा और विष्णु करकरे पहले ही बम्बई आ चुके थे और उन्होंने अपने स्तर पर वहाँ पर हथियारों की खरीदारी वगैरह, हालांकि अभी तक दिगंबर बडके, विष्णु करकरे और मदन लाल पावा जो हथियारों के खरीद बिक्री के सिलसिले में भटक रहे थे, उसका एकमात्र उद्देश्य था वही पहले वाला कि हैदराबाद की रियासत में जाकर के हिंदुओं की मदद करनी है, रजाकारों को मार गिराना है, कासिम रिजवी को मार गिराना है और पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन या पाकिस्तान के जो बचे खुचे नेता हैं उन्हें मार देना है। यानी अभियान पुराना था, इस नाते ही हथियारों की जो है खरीदारी की जानी थी या उनका जुगाड़ करना था। लेकिन इस बीच में नाथूराम गोडसे ने जो तय किया था, और यूं कहें कि गोडसे और आप्टे ने जो एक साथ मिलकर के तय किया था, तो अब उद्देश्य बदल चुका था और इस नाते ये जो हथियार दिगंबर बढ़ के अपने साथ लाया था, इसका इस्तेमाल अब एक नए अभियान के लिए होना था, यानी 20 जनवरी को गांधी वध के लिए होना था, जिसकी जानकारी अभी मदन लाल पाहवा को नहीं थी। जो भी हो, पाहवा ने, जिसके पास थोड़े अतिरिक्त बिस्तर वगैरह था, उसे उन लोगों ने शेयर किया और रात को सो, यानी 14 की रात को वे लोग वहाँ सो जाते हैं। 15 तारीख की सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे जब मदन लाल पाहवा और बाकी शंकर किस्टैया और दिगंबर बढ़ के उठते हैं, तो तब तक वहाँ पर नाथूराम गोडसे और आप्टे आ चुके होते हैं। इन लोगों ने मैरिन ड्राइव पर सी ग्रीन होटल साउथ, वहाँ पर एक कमरा लेकर के वहाँ ठहरे हुए थे और इन लोग 8:30 बजे वहाँ आने के बहुत पहले ही जग गए थे और इन लोगों ने 17 जनवरी के लिए, यानी ये तारीख है 15, 2 दिन बाद 17 जनवरी को तीसरे पहर वाली एक फ्लाइट के लिए इन्होंने दिल्ली के लिए टिकट ले ली थी। हालांकि इन लोगों ने सावधानी बरती इस बार। आप्टे ने अपना नाम टिकट लेने के समय डीएन करमाकर लिखवाया और नाथूराम गोडसे ने अपना नाम एस मराठे लिखवाया। अब यहाँ पर इन लोगों ने मदन लाल को कहा कि वो थोड़ा इंतजार करे और फिर ये लोग बडगे, शंकर किस्टैया को लेकर के आप्टे और गोडसे वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पर दादर में ही, चूंकि मदन लाल पाहवा ठहरे थे हिंदू महासभा के कार्यालय में और विष्णु करकरे अपने एक दोस्त जो वहीं पर रहते थे दादर में, बीएम जोशी, उनका एक शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस था, ये वहीं पर शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस में ठहरे हुए थे और पहले से इन लोग के बीच में ये बातचीत थी कि मैं वहीं पर मिलूंगा शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस में। अभी ये लोग वहाँ पहुँचे ही थे कि प्रिंटिंग प्रेस के दरवाजे पर ही करकरे से मुलाकात हो जाती है और अभी तक सिर्फ गोडसे और आप्टे को पता है क्या करना और करकरे ये तीसरे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये लोग पहली बार 15 जनवरी की सुबह बताते हैं कि 20 जनवरी को इन्हें दिल्ली में जाकर के क्या करना है। यहाँ शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस के पास करकरे को एक तरफ ले जा करके गोडसे और आप्टे बताते हैं कि उन लोगों ने क्या तय किया है और कैसे कैसे करना है। ये सारा डिस्कशन ये लोग दिल्ली पहुंच करके करेंगे, लेकिन इन्हें अब दिल्ली चलना है। और फिर करकरे के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि उसमें किंतु परंतु का प्रश्न था, सुना और तैयार हो गए। और इसके बाद ये लोग फिर टैक्सी पे बैठ करके इस बार गए थे, ये लोग 4 लोग, बडगे, किस्टैया, आप्टे और गोडसे, और लौटने में 5 हो गए, यानी साथ में जुट गए विष्णु करकरे। यहाँ जब लौट करके आते हैं तो फिर मदन लाल पाहवा को ये लोग साथ ले लेते हैं और फिर यहाँ से ये लोग चले जाते हैं भुलेश्वर के मंदिर। अब इनके पास जो अभियान था, वो अभियान था बढ़िया से बढ़िया हथियार भी मिल जाए और अपने अभियान के लिए अधिक से अधिक पैसे जुटा सकें। जब ये लोग भुलेश्वर मंदिर में छोटे दीक्षित जी के पास पहुंचते हैं तो उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्हें उनकी एक अलग ही नाराजगी की वजह थी, क्योंकि अब तक जितने भी अभियान के लिए नारायण आप्टे दीक्षित जी से मिले थे, उस सारे अभियान में किसी में कोई सफलता नहीं मिली थी। छुटपुट कुछ सफलता मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा कोई अभियान और सफल अभियान नहीं हुआ कि पूरा देश हिल जाए। तो वो आगे और कोई मदद नहीं करना चाहते थे। और इस बीच में कल जो दिगंबर बडके ने उनके यहाँ उनसे बिना पूछे जो हथियार रखवा दी थी, इसको लेकर के दीक्षित जी को खासा नाराजगी थी। तो
एक तो तबीयत खराब, दूसरे इन्होंने इन सबों को अपने कमरे में ही बुला लिया। यानी ये जो 6 लोग थे एक कमरे में, आज इन्हीं के कमरे में शायद शंकर किस्टैया को इन लोगों ने बाहर रखा था। और फिर ये 5 लोग उनके कमरे में चले जाते हैं, वहीं पे डिस्कशन होता है। लेकिन वो बात-बात में दीक्षित जी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं कि बिना इनसे पूछे इनके यहाँ हथियार कैसे रख दिया। जो भी हो, लेकिन दिगंबर बढ़ के इन सब बातों को अनसुना करके वो बार-बार बताता है कि हैंड ग्रेनेड कैसे फेंका जाता है, और फिर वो बड़ी फ़िल्मी अंदाज में एक-दूसरे को लोग सलाह देते हैं, और दीक्षित जी भी उन्हें समझाते हैं कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं, फ़िल्मों में देखा नहीं तुमने, दाँत से पहले पिन को खींचते हैं और फिर फेंकते हैं। जो भी वो सारी बातचीत होती है, और इस बीच में ये सारी बातचीत जो हो रही होती है, इनका उद्देश्य होता है कि हथियारों की चर्चा के साथ-साथ ये लोग दीक्षित जी से थोड़ा एक आर्थिक सहायता भी ले लें, लेकिन इस बार वो किसी भी तरह की सहायता करने से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। अब सवाल ये था कि अब क्या जाए? लेकिन अभी तक सिर्फ़ गोडसे, आप्टे और करकरे को पता है कि क्या करना है। बडगे जो उनके साथ लगातार इतने समय से है, उसको कुछ पता नहीं है। और फिर भुलेश्वर के मंदिर में, जैसे शिवाजी प्रिंटिंग प्रेस में करकरे को बताया गया कि किस अभियान में कहाँ जाना है, उसी तरह से भुलेश्वर के मंदिर में करकरे ने मदन लाल पावा को एक कोने में ले जाकर के बतलाया कि वे लोग 20 जनवरी को गांधी वध का एक पूरा खाका तैयार कर चुके हैं और उसके लिए उन्हें दिल्ली जाना होगा। जितनी जल्दी विष्णु करकरे इसके लिए तैयार हो गए थे, उससे भी जल्दी मदन लाल पावा ने भी कहा बहुत बढ़िया ये फैसला लिया गया है, और उसने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और दिल्ली तो मैं चल ही रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, उसके बाद ये लोग फिर से वहाँ थोड़ी देर के बाद जो है वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि अब दीक्षित जी से कोई और बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से इनकार कर देते हैं कि कोई और पैसा देने की कोई बात रह नहीं जाती है। और मदन लाल पाहवा इस बीच में बताता है कि देखो भाई, दिल्ली तो मैं चल ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे लिए कुछ लड़कियाँ देख रही हैं, मुझे अपनी शादी करनी है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। हालाँकि एक बड़ी अजीबो-गरीब बात ये है कि वे लोग जो जिसे कहते हैं ना, ग्रेविटी ऑफ द एक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि गांधी को मार देने के बाद क्या कोई फिर नॉर्मल जीवन जी सकता है, इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था। ये लोग बार-बार यही सोच रहे थे कि ये जो कुछ भी करेंगे, उसके बाद ये लोग एकदम आराम से वापस लौट के आएँगे और फिर एक सामान्य जीवन इनके इनकी प्रतीक्षा में होगा। ऐसा कुछ नहीं था। जो भी हो, अब सवाल था कि अब बम्बई में जितनी बातें होनी थी हो गई, अब आगे का कैसे निकलना है, दिल्ली जाने के क्रम को किस रूप में रखना है। सबसे पहले तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने अपने लिए 17 जनवरी के दोपहर की फ्लाइट रख ली थी और उनको निकलना था, और वो सारी चीज़ तय थी। अब सवाल था कि इन लोगों को क्या करना है, किसको और कौन-कौन लोग शामिल है, तो स्वाभाविक है कि विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा भी तैयार थे। तो तय हुआ कि मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे अगर संभव हो तो उसी रात को वे लोग वहाँ से निकल जाएँ, अगर तुरंत गाड़ी मिल जाती हो तो। और फिर नाथूराम गोडसे ने कहा कि हम तुम्हें 18 जनवरी की सुबह तुम्हें हम दिल्ली में मिलेंगे, क्योंकि 17 जनवरी को पहुँचते-पहुँचते इनको रात हो जाएगी, तो फिर ये लोग 18 तारीख को ही मिलेंगे, इतना तय होता है। और फिर आगे की कार्रवाई के लिए ये लोग फिर सारी चिंता पैसे की ओर चली जाती है। जब अपनी योजना को नाथूराम गोडसे ने नारायण आप्टे के बाद विष्णु करकरे और फिर मदन लाल पावा को बताया, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि हथगोले हैं, बम है, बारूद है, लेकिन बिना पिस्टल या रिवॉल्वर के कुछ किया नहीं जा सकता है। इसके लिए फिर बडगे से विचार-विमर्श किया गया। बडगे ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में उसने 3-3 रिवॉल्वर तो स्वयं दीक्षित जी को ही बेचे हैं। तो क्यों ना दीक्षित जी से फिर एक बार, चूँकि उन्होंने थोड़ी देर पहले कुछ भी मदद करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। फिर भी इन लोगों ने अपनी आशा नहीं छोड़ी और सोचा कि एक बार फिर से दीक्षित जी को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि कम से कम एक रिवॉल्वर तो दिला दें, क्योंकि दीक्षित जी अपने फॉलोअर्स को, मानने वालों को और फिर हिंदुओं को सामान्य रूप से अपनी सुरक्षा के लिए हैदराबाद की रियासत में हथियार मुहैया करवाते रहते थे। उस क्रम में कई रिवॉल्वर कई जगहों पे पहुँचाया जा चुका था। तो एक बार फिर इन लोगों ने प्रयास किया, आप्टे और बडके ने दीक्षित जी से आग्रह किया
कि उन्हें कम से कम एक रिवॉल्वर तो दे दिया जाए। लेकिन और इस बार इन लोगों ने एक नया उनसे कहा कि वे लोग इस बार जो है कश्मीर में जाकर के कुछ काम करने जा रहे हैं और इसमें एक रिवॉल्वर की ज़रूरत होगी। और चूँकि दिल्ली से आगे का सफ़र खतरनाक हो सकता है, तो इसके लिए उन्हें कम से कम एक रिवॉल्वर चाहिए और बढ़िया रिवॉल्वर चाहिए। लेकिन दीक्षित जी ने पहले ही तय कर लिया था, चूँकि इस बार वो खींच भी गए थे दिगंबर बड़के के उनके यहाँ हथियार रखने से, तो उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अगर रिवॉल्वर नहीं दे सकते तो कम से कम रिवॉल्वर खरीदने के लिए कुछ पैसे ही दे दें। लेकिन दीक्षित जी जब एक बार तय कर चुके थे कि किसी तरह की मदद नहीं करनी है, तो फिर नहीं करनी है। तो इस प्रकार से इन लोगों को दीक्षित जी से निराशा ही हाथ लगी। जो भी हो, उन लोगों ने सोचा कि आज तो 15 तारीख ही है, अभी उनके पास पूरा समय है, कम से कम 48 घंटे का समय है। इस बीच में रिवॉल्वर का भी इंतजाम हो जाएगा और बाकी पैसों का भी। अब सवाल है कि 4 लोग तो तय थे कि उन्हें दिल्ली जाना है, गोडसे, आप्टे, करकरे और पाहवा। लेकिन अभी तक उन्हें ये पता नहीं था कि दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया को इसके बारे में बताया जाए कि नहीं बताया जाए। लेकिन नारायण आप्टे ने बस यूं ही एक बहुत ही कैजुअल वे में बड़के से कहा कि वे लोग इन सारे हथियारों को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और उनका कुछ भी छिपाया नहीं, सीधे कह दिया वे लोग एक गांधी नामक आदमी को मारना चाहते हैं। बड़के को कुछ कुछ पता था कि गांधी कौन है, हालांकि शंकर किस्टैया को कुछ भी पता नहीं था गांधी कौन है क्या है, वो पूरी दुनिया से बेखबर था। तो बडगे ने सोचा कि चलो भाई इनके साथ रहेंगे तो हथियार पिस्टल गोला बारूद तो बेच ही रहे, साथ साथ इनके साथ रहने में होटलों में रहना, खाना पीना और मौज मस्ती भी रहेगा। तो उसने गांधी के असैसिनेशन को बहुत ही कैजुअल वे में लेके कहा कि ठीक है वो चलेगा। फिर उसने कहा कि चलना कब है? तो तय हुआ कि भाई चलना कब है? चलना तो जितनी जल्दी चल सकते हैं उतनी जल्दी चलना ठीक रहेगा। और अगर कोशिश किया जाए तो 17 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तुम लोग भी उसी दिन यहाँ से चलो तो कम से कम दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाओगे। तो दिगंबर बड़गे ने कहा कि ठीक है, मुझे कम से कम 1 दिन का समय लगेगा। आज 15 तारीख है, कल पूरे दिन भर का समय लगेगा। मैं पूना जाऊँगा और अपने घर-बार का इंतज़ाम करूँगा। बेसिकली बड़गे का घर-बार के इंतज़ाम से मतलब था कि अपने हथियार जो इधर-उधर छुपा रखे हैं, सबको निकाल कर के सुरक्षित जगह पर रख कर के तब वो आएगा। और फिर उसी दिन वो जो है वहाँ से निकल जाने का निर्णय कर लेता है, 15 तारीख को ही। अब ये सुबह में सारा डिस्कशन जो है भुलेश्वर मंदिर के आसपास में ही हो रहा है, तो यहाँ से ये लोग तय करते हैं कि फिर वो वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा ये तय करते हैं कि वे लोग उसी दिन शाम को पंजाब मेल पकड़ करके दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि मदन लाल को कुछ अपना व्यक्तिगत काम भी था, शादी विवाह के लिए भी वहाँ पर जाना था। लेकिन जैसा हम पहले भी जान चुके हैं पहले की कड़ी में कि मदन लाल पाहवा का प्रेम प्रसंग चल रहा था शेवंती नामक लड़की जो अहमदनगर में रहती थी। और उसने चलने के पहले शेवंती को डॉक्टर जीसी जैन के घर का पता दिया था, जो दादर में उनका घर था, कि अगर कोई भी चिट्ठी पत्र लिखनी हो, पत्र व्यवहार करना हो तो उनके पते पर करे। तो ऐसे तो पंजाब मेल जो है जो बम्बई रवाना होने वाली थी वो 5 बजे खुलना था उसे। लेकिन मदन लाल जो है ये पता करने के लिए कि उसकी कोई चिट्ठी आई है कि नहीं आई है, ये पता करने के लिए वो डॉक्टर जैन के पास चला जाता है। और वहाँ जाता है तो फिर डॉक्टर जैन के साथ उसकी बातचीत होती है। और अब चूँकि बातचीत होती है और डॉक्टर जैन की कुछ शिकायत भी थी कि जो उनके किताब उताब बेचने के क्रम में कुछ पैसे का हिसाब चुकता करना था वो भी कर देता है। लेकिन अपनी वो अहमदनगर में रहते हुए जो बहुत सारे कारनामे थे उसके बारे में भी वो बातचीत करता है। और फिर अपने दिल्ली जाने के विषय में भी ये लगभग लगभग पूरा हिंट दे देता है कि कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। और ठीक वो गांधी का नाम तो नहीं बताता है और ना ही किसी और तरह की बात करता है, लेकिन वो अब इशारों इशारों में अपनी जैसे कोई युवा अपनी शेखी बघाड़ने के लिए कहता है कि मतलब वो गांधी हत्या शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहता है कि वे लोग एक ऐसे अभियान में जा रहे हैं कि देश के शत्रुओं को काबू में कर लिया जाएगा। तो डॉक्टर जैन को ये पता था, बाद में ये सारी घटनाएं आती हैं कि जब वो 20 जनवरी वाला कांड हो जाता है तो डॉक्टर जैन कैसे जा कर के गृह मंत्री मोरारजी देसाई से मिलते हैं और बाकी लोगों को बताना चाहते हैं।
हालाँकि वो एक अलग विषय है, अभी उस पे हम बाद की कड़ियों में आएँगे। लेकिन यहाँ वो जब मिल कर के लौटता है, तो स्टेशन पर विक्टोरिया टर्मिनस पर विष्णु करकरे इंतज़ार कर रहे होते हैं और लौटते-लौटते तब तक काफ़ी देर हो जाती है और पंजाब मेल खुल चुका होता है। अब जो है, इनको अगली जो गाड़ी है उसके लिए वहाँ पर उसमें उसमें जाना होता है। यानी लगभग साढ़े 9 बजे के आसपास एक गाड़ी पेशावर एक्सप्रेस, हालाँकि नाम पेशावर एक्सप्रेस था, जो पहले पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी, लेकिन अब जो है वो पेशावर तक नहीं जाती थी, लेकिन उससे वो दिल्ली तक जाते हैं और उसमें वो टिकट ले लेते हैं। साढ़े 9 बजे रात को, यानी 15 जनवरी की रात को ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अब दिल्ली जाने वालों में 17 तारीख को तो गोडसे और आप्टे को जाना है, लेकिन सबसे पहले जो गाड़ी पकड़ने वाले होते हैं, वो होते हैं मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे, जो उसी रात यानी 15 जनवरी की रात को ही पेशावर एक्सप्रेस पकड़ करके दिल्ली के लिए चले जाते हैं। हालाँकि अगर वो पंजाब मेल से जाते तो जल्दी पहुँच जाते, लेकिन पेशावर एक्सप्रेस बहुत धीरे-धीरे चलती है, बहुत लंबा समय लेती है। यानी ये लोग चले हैं 15 जनवरी को और ये पहुँचेंगे 15, 16, 17 तारीख को। इधर दिगंबर बड़के और उसका नौकर शंकर किस्टैया 15 जनवरी की रात को चल करके, यानी अगली भोर होने से पहले, 16 जनवरी की भोर होने से पहले रात के 2 बजे तक वो पूना पहुंच चुका था और उसने जैसे तैसे करके एक ऐसे ट्रेन में बैठ गया था जिसमें जाना अलाउड नहीं था, लेकिन वहाँ उतर करके वो जाता है और थोड़ा आराम करने के बाद जो है, वो चाहता है कि उसके हथियारों की कोई बंदोबस्ती हो जाए, तो फिर वो सारे हथियार को जमा करके नारायण पेठ में रहने वाले गणपत खराट, जो बम्बई विधानसभा के सदस्य थे या कांग्रेस के टिकट पर जीता था उन्होंने, उनके यहाँ जा कर के वो हथियारों का 1-2 बोरा वहाँ रख देता है और खराट को थोड़ा ऐसा लगता है कि अपने यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, तो फिर वो अपने 2 अलग-अलग जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको 1-1 बोरा थमा कर कहता है कि उन्हें सँभाल करके रखें। और इस तरह से बडगे अपने हथियार का इंतजाम करने का समय, दिगंबर बडगे से पहले ही नाथूराम गोडसे तीसरे पहर दक्कन क्वीन से बम्बई से चल करके वो पूना के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वे रास्ते में ही तिर्की में, जहाँ गोपाल गोडसे रहते थे, वहाँ उतर जाते हैं। गोपाल गोडसे के पास जाने पर नाथूराम को पता चलता है कि गोपाल को 17 तारीख से छुट्टी मिल रही है। मालूम हो कि गोपाल गोडसे को पहले ही नाथूराम गोडसे ने इस अभियान के विषय में बतला दिया था और उससे कहा था कि वह अपना जो वो मिलिट्री वाला पिस्टल है, वो उसे ले ले। आपको मालूम होना चाहिए, पिछली कड़ियों में मैंने डिस्कस किया है कि गोपाल गोडसे सेकेंड वर्ल्ड वार में ईरान इराक में जब पोस्टेड थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक पिस्टल खरीदी थी और उस पिस्टल को उन्होंने अपने गांव उकसान के आंगन में गाड़ रखा था। जब वो दोनों भाई साथ में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और जब नाथूराम को यह आश्वासन मिल जाता है कि 17 तारीख से इसे छुट्टी मिल रही है और इस प्रकार जो है वो पिस्टल लेके दिल्ली पहुंच ही जाएगा। इसके पहले काफ़ी डिस्कशन दोनों भाइयों के बीच में हो चुका था कि क्या गोपाल गोडसे सिर्फ पिस्टल नहीं दे सकता और उसे इस अभियान में शारीरिक रूप से शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गोपाल गोडसे ने एक नहीं सुनी थी और कहा था कि नहीं, वो अपने पिस्टल को अपने ही इस्तेमाल करेगा और वो जो अभी तक सिर्फ अपने भाई के सारे राजनीतिक गतिविधियों में का एक मानसिक समर्थक था, अचानक से छुट्टी लेकर के नाथूराम गोडसे के साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोनों भाई डिस्कस करते हैं तो गोपाल गोडसे बतलाते हैं कि भाई हम जो है शुक्रवार की शाम को मैं अपने गांव जाऊंगा, शुक्रवार यानी 16 तारीख को। ये सारा डिस्कशन रात में हो रहा है 15 तारीख को, क्योंकि वो दिन में ही, तो 16 की शाम को ना गोपाल गोडसे अपने गांव जाएंगे, वहाँ से पिस्टल निकाल लेंगे और अगली सुबह वो जब बम्बई पहुँचेंगे 17 तारीख को, जिस समय आप्टे और गोडसे को भी दिल्ली के लिए हवाई जहाज़ पकड़नी है, तो उसी शाम को पंजाब मेल पकड़ करके गोपाल गोडसे जो है वो पहुँच जाएंगे। यानी 17 की शाम को गाड़ी पकड़ करके वो 18 रविवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे और इसके बाद नाथूराम गोडसे वहाँ से यानी 15 तारीख की रात को ही वो पूना चले आते हैं और अपने घर पे, मतलब अपने रूम पर वो आराम करने के बाद दूसरा यानी 16 तारीख
का जो दिन भर का समय था, उस पूरे दिन नाथूराम गोडसे को सिर्फ इस चीज़ में बितानी थी कि किसी भी तरह से गोपाल गोडसे वाले पिस्टल के अलावा एक और पिस्टल का इंतजाम हो जाए। और दिन भर अपना वो पूरा इधर-उधर घूमने के बाद जो सुबह में जितना वक़्त भी मिला नाथूराम गोडसे को, तो एक पिस्टल बड़ी मुश्किल से मिला जो 22 बोर का था। तो नाथूराम ने उसे खरीद लिया, लेकिन अभी भी वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि इस पिस्टल से कोई काम हो पाएगा। तभी बडगे जो नाथूराम गोडसे से पहले पहुंच चुका था, पहले नहीं, वो तो देर से पहुंचा था, लेकिन उसने भी अपने सामान-वामान का इंतजाम किया था। जब वो हिंदू राष्ट्र के ऑफिस में नाथूराम गोडसे से मिलने पहुंचा, तो फिर नाथूराम ने जब उन्हें बताया कि उसे बताया कि भाई देखो ऐसी-ऐसी बात है, मैंने एक पिस्टल तो ले लिया है लेकिन इसे मज़ा नहीं आ रहा है, एक रिवॉल्वर अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इस पर बडगे ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले तो उसने वहीं पूना में रहने वाले एक व्यक्ति एसडी शर्मा को एक रिवॉल्वर बेची है। अगर इस पिस्टल को ले जाकर के उनसे एक्सचेंज करने की बात की जाए और हो जाती है तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो भी हो, जब वो एसडी शर्मा के पास पहुंचता है बडगे और बातचीत होती है, तो वो आसानी से एग्री कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं बदली कर लूँगा। और बदली करने के साथ-साथ उसने 3, 4, 5 गोलियाँ भी दे दी थी, वो 32 बोर वाले रिवॉल्वर की, जो एसडी शर्मा ने पहले बडगे से खरीदी थी। इस प्रकार से पिस्टल वाली एक समस्या का हल हो जाता है। नाथूराम गोडसे को रात में लगभग 11 बजे के आसपास गाड़ी पकड़नी थी। अभी उनके पास काफ़ी समय था और पिस्टल वाली जो चिंता थी उसका वो हल इस रूप में हो जाता है कि एक पिस्टल तो गोपाल गोडसे का होगा और दूसरा जो है वो बडगे ने उसका हल कर दिया है। तब अब वो जो है पूरा निश्चिंत होकर के वो अब बॉम्बे के लिए निकल सकते हैं। इस बीच में उन्होंने कहा कि जाके परिवार के लोगों से मिल लें, विशेष करके परिवार से मिलने का मतलब अपने माता-पिता से। तो फिर वो जाकर के उनसे भी मिल लेते हैं और रात को 11 बजे वो बम्बई की गाड़ी पकड़ लेते हैं। और इस बीच में दिगंबर बडके जो है वो पूरा सौदा पूरा फाइनल कर लेने के बाद, सब कुछ तय कर लेने के बाद, वो उसका काफ़ी, चूँकि वो देर से पहुंचा भी था सुबह में, तो रात में, कहने का मतलब है कि 16 तारीख की सुबह में 2 बजे पहुंचा, तो उसे दिन भर का काम निपटाते-निपटाते इतना देर हो गया था कि अब जो एकमात्र गाड़ी आखिरी बची थी, वो रात में 2 बजे खुलती थी। तो अब उसी गाड़ी को पकड़ना था। वो शंकर किस्टैया को लेकर के बड़ी मुश्किल से उसमें गाड़ी में पहुँच जगह पाता है और दोनों को एक साथ जगह भी नहीं मिलती है। जो भी हो, दोनों उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो विक्टोरिया टर्मिनस पहुँचते हैं। और जैसा कि पहले से तय था, दिगंबर बडगे ने अपने नौकर को कहा था कि वो सामान लेकर के जो है हिंदू महासभा के दफ्तर में उसकी प्रतीक्षा करे और विक्टोरिया टर्मिनस पर नाथूराम गोडसे, जो बहुत पहले ही बॉम्बे पहुंच चुके होते हैं, वो नारायण आप्टे के साथ वहां पर बडगे का इंतजार कर रहे होते हैं। तय तो था ही कि इन सबों को जाना है दिल्ली। और इसके पहले 15 जनवरी की रात तक, अभी 15 से लेकर के आज ये समझिए कि 17 की सुबह है, यानी 15 की रात से लेकर के 16 का पूरा दिन और जो था वो नारायण आप्टे अकेले ही उसी सी ग्रीन होटल में रहते हैं। लेकिन वो अपने साथ में मनोरमा साल्वी को बुला लेते हैं और मनोरमा साल्वी आने के बाद, हालांकि ये लोग अपने अभियान को कोई बहुत मंझे ढंग से या फिर जिसे कहते हैं कि बड़ी परिपक्व तरीके से कोई गोपनीयता नहीं बरतते हैं। नारायण आप्टे ने मनोरमा साल्वी को अपने इस दिल्ली जाना, गांधी के असैसिनेशन की बात बता देती है। मनोरमा को अभी भी जीवन में एक आशा थी कि चलो जैसे भी हो, एक इस प्रेम प्रसंग के साथ ही पूरा जीवन गुजार देंगे। अब जब वो सुनती है कि इन लोगों ने एक ऐसा अभियान अपने जिम्मा ले लिया है जिसके बाद इनके जीवन की कोई गारंटी नहीं है, तो बहुत रोती है, बहुत रोती है। इसको वो कहती भी है कि अब तो उसका जीवन अंधकार में ही बीतने वाला है, और कहती क्या है, ये ऐसा ही होकर के ही रहता है। जो भी हो, सब लोग जब चले जाते हैं तो ये जो 24 से 36 घंटे का समय होता है, नारायण आप्टे और मनोरमा साल्वी आपस में जो बिताते हैं, अभी एक बार इनको और भी मिलना है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि और मिलना तय होता है, कम से कम इनके जेल में जाने से पहले। तो काफ़ी रोती बिलखती है, लेकिन अ, गोडसे और आप्टे को अपने इरादे से कुछ भी डिगा नहीं पाता है। अब सब कुछ तय है कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे की कार्रवाई कैसे होनी है और कैसे-कैसे सारा कुछ तय होना है, उसके इंतज़ाम में अब ये लोग लग जाते हैं। अब
विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गोपाल गोडसे ने छुट्टी लेकर के कह दिया है कि वो 17 तारीख को गाड़ी पकड़ लेगा। तो अब और उसी तरह से ये भी तय होता है कि दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया भी उसी दिन यानी 17 तारीख को शाम को वो लोग भी गाड़ी पकड़ लेंगे। और दोपहर में तो गाड़ी पकड़नी ही पकड़नी थी। दोपहर को तो फ्लाइट था ही था आप्टे और गोडसे का। अब सवाल ये था कि ये जो दिन भर का समय है, जितना भी समय है सुबह से लेकर के दोपहर के बीच का, इस पूरे समय को पैसे के इंतजाम में बिताना था। और फिर जितने लोगों से मिल करके हिंदू राष्ट्र के काम के लिए जो कुछ भी धनराशि इकट्ठा की जानी थी, उसके लिए ये लोग जो है फिर बारंबार जिन जिन लोगों से मिल सकते थे उन सभी लोगों से मिलने का प्रयास किया। और इस बीच में ये लोग इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि 1-2 दिनों के बाद दीक्षित जी जो है उनका मन थोड़ा बदला हो, तो इस बार हो सकता है उनकी बात को मान लें और वे लोग एक बार फिर जो है एक बार उनसे मिलने के लिए भुलेश्वर मंदिर जाते हैं कि कम से कम एक पिस्टल उन्हें दे दें, क्योंकि इनको लग रहा था कि कहीं निशाना चूक ना जाए। तो 2-3-4 पिस्टल रहे, हथगोले रहे, बम रहे, बारूद रहे, तो पूरा धमाका मचा करके देश के शत्रु का सफाया किया जा सकता है। इस नाते इन लोगों ने फिर से एक बार प्रयास किया कि दीक्षित जी उन्हें एक बार एक पिस्टल की व्यवस्था करा दें, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि अब इन लोगों की कोई मदद नहीं करनी है तो नहीं करनी है, सो उन्होंने मना कर दिया। अब कहने का मतलब है कि अब तो बाकी काम तो होने थे, पैसे का इंतजाम होना था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैसे से मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। नाथूराम और नारायण आप्टे के पास पहले से जितने पैसे थे, उसके अतिरिक्त इन लोगों ने अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग लोगों से जो पैसे जमा किए, वो लगभग 2000 रुपए जमा हो पाए थे या उससे कुछ अधिक थे। लेकिन अभी 2 और लोग थे जिनसे पैसा मिलना था। एक व्यक्ति जो कुर्ला में रहता था, उसने लगभग 400 रुपए देने का वादा किया था और दूसरा एक मिल मालिक था जो उससे भी अधिक पैसे देने की बात कर चुका था। तो इनको लगा कि कुर्ला वाले आदमी से दिगंबर बड़गे पैसे ले लेगा और शाम को लगभग 7 बजे उससे फ्रंटियर मेल पकड़ना था, उसको फ्रंटियर मेल पकड़ लेगा। तो इन लोगों ने कहा कि बड़गे को कहा कि तुम 400 रुपए जो है वो कुर्ला वाले जिस आदमी से लेना है उससे ले लेना, और फिर जिस टैक्सी को इन लोगों ने सुबह बुक किया था 7 बजे, उसी टैक्सी से ये लोग जो है वो फिर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिससे 1000 रुपए और मिल गए। इस प्रकार से अच्छी खासी धनराशि जो उनके दिल्ली के अभियान के लिए पर्याप्त था वो मिल जाता है। लेकिन इन सारे भाग दौड़ में जो फ्लाइट की टाइमिंग थी और उसके जो पकड़ने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में काफ़ी देर हो जाता है। यानी इनको फ्लाइट पकड़नी 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी और टाटा एयरलाइंस के दफ़्तर में पहुंचना था, जहां कंपनी की गाड़ी उन्हें वहां सांता क्रूज़ तक ले जाती थी। वो समय निकल चुका था, तो फिर इन लोगों ने बड़गे को कहा कि तुम साथ चलो और फिर हम इसी टैक्सी से सांता क्रूज़ जाएँगे। जब ये लोग सांता क्रूज़ हवाई अड्डा पहुँचते हैं, तो वहाँ जाने पर पता चलता है कि नहीं, नहीं, ये जो है और इस बीच में काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला करके वो लगभग 17-18 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि नहीं भाई, ये जो कहने का मतलब है कि हवाई जहाज़ जो है 2 बजे जो रवाना होने वाली है, अब वो सांता क्रूज से रवाना नहीं हो करके अब उन्हें एक वो कालीना नामक जो हवाई पट्टा है, वहाँ से खुलने वाली है, कालीना से। तो फिर वो टैक्सी ड्राइवर को ये लोग नारायण आप्टे विशेष करके और जल्दी और जल्दी और तेज़ ऐसा कह कर के वो कालीना पहुँचते हैं और वहाँ से वो लोग लगभग दौड़ते हुए, भागते हुए टैक्सी से कूद जाते हैं और बड़गे को कहते हैं कि बड़गे तुम टैक्सी का भाड़ा दे देना, और इस प्रकार से वो लोग वहाँ से फ्लाइट पकड़ने के लिए चले जाते हैं और कहने का मतलब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच में दिगंबर बड़गे जो सुबह से लेकर के उनके साथ-साथ घूम रहा था, वो फिर वहाँ से उस टैक्सी से कुर्ला जाता है, 400 रुपए जहाँ से लेने थे वो ले लेता है और इसके बाद वो टैक्सी को जो है छोड़ देता है। टैक्सी जब छोड़ता है तो उस समय पूरे दिन भर का जो मीटर आता है वो लगभग 55 रुपए और 10 आने। लेकिन उस टैक्सी वाले को बड़ी खुशी इस बात की होती है और फिर से एक बार जो पीछे जो लोग गवाही दे सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं, उसकी फ़हरिस्त लंबी होती है, क्योंकि इनके साथ घटनाएँ ही कुछ ऐसी घटती हैं। यानी सांता क्रूज़ जाना, हड़बड़ी में फिर कालीना जाना और फिर दिगंबर बड़गे का ये कहना कि तुम्हें 55 रुपए 10 आने अगर मैं पे कर रहा हूँ तो क्या तुम रसीद दोगे? तो वो फिर रसीद देने को भी तैयार हो जाता है। और इसके बाद जो
मामला आता है कि भई वो टैक्सी छोड़ने के बाद अब दिगंबर बड़गे के पास अभी भी बहुत समय है, क्योंकि जो फ्रंटियर मेल इसे पकड़ना है, वो रात में लगभग 7 बजे छूटती है। तो इसका एक दोस्त होता है, दादर में वो आसरा नाम का एक होटल चलाता है। इसका दोस्त जो नावरे नाम का दोस्त होता है, तो कहता है कि चलो अभी तो समय है, 7 बजे रात में गाड़ी खुलनी है, तो चलो ज़रा अपने दोस्त के होटल में चलते हैं, ज़रा वहाँ बढ़िया से खा पी लिया जाएगा। और इधर इस बीच में 14 तारीख से लेकर के आज 17 तारीख तक इन लोग लगातार दौड़-धूप करते-करते, और दिगंबर बड़गे ना तो आराम ही कर सका था, ना ही ढंग से सो सका था। तो इसने कहा चलो ज़रा बढ़िया से कम खा लेते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है, तो उसका दोस्त नावरे कहता है कि अरे यार, इतने दिनों बाद आए हो, तो मेरे होटल में ठहरो, थोड़ा आराम करो और फिर मस्ती करके फिर अगले दिन निकलना। और ये लोग फिर उसकी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं। अब तक विष्णु करकरे, मदन लाल पावा दिल्ली जा चुके हैं, आप्टे और गोडसे निकल चुके हैं, और गोपाल गोडसे को भी उसी रात को पंजाब मेल, उसी शाम को पंजाब मेल पकड़ना था, पकड़ लिए हैं। अब बम्बई में सिर्फ दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया ठहरते हैं। वो भी चूंकि इन लोगों को लग रहा था कि अब 17 को नहीं निकल के 18 को भी निकलेंगे तो 19 को पहुंच ही जाएंगे, और पहुंच जाएंगे तो 20 तारीख का जो टारगेट है उससे तो पहले ही पहुंच जाएंगे। और ये सोच करके लोग आश्वस्त होकर के एक दिन अपने दोस्त के मेहमानगिरी में ठहर जाते हैं, दादर के आसरा होटल में, अपने दोस्त नावरे के यहाँ। अब जो आगे का घटनाक्रम है वो पूरी तरह से शिफ्ट करने वाला है दिल्ली। इस बीच में नारायण आप्टे और गोपाल गोडसे जिस टाटा एयरलाइंस की फ़्लाइट से बॉम्बे से निकलते हैं, वहाँ पर उसमें भी रास्ते में उन दिनों जैसी व्यवस्था थी कि बॉम्बे से जब गाड़ी फ़्लाइट चलती थी, तो वो अहमदाबाद रुकती थी। उसी फ़्लाइट में दीक्षित जी के जो बड़े भाई हैं, दादा दीक्षित, वो भी जो है उसी फ़्लाइट में सफ़र करते हैं। उन्हें अहमदाबाद तक जाना था, जहाँ वो उनका कोई धार्मिक कार्यक्रम था वहाँ उनके संप्रदाय का। इस बीच में उन दोनों की आंखें मिलती है, एक दूसरे को हाथ मिला करके ये लोग बातचीत भी करते हैं। और जितनी देर तक के लिए जो वहाँ पर फ्लाइट रुकती है, उतनी देर में सिर्फ थोड़ी दूरी से ही ये जो दादा दीक्षित हैं, वो इतना ही कहते हैं आप्टे से कि तुम लोग बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने कुछ किया धरा नहीं है, और कुछ माने कुछ किया नहीं ऐसा जिससे कि लगे कि तुम लोग कुछ करने के इंटेंशन में हो। आप्टे को लगता है कि इसका माकूल जवाब समय देगा, और उस समय को और इंगित करते हुए आप्टे ने बड़ी लगभग ऊंची आवाज़ में कहता है कि जब हम कुछ करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ऐसा कह कर के फिर वो लोग वहाँ से, वो फ्लाइट के बीच में भी उनकी मुलाकात इनसे होती है। तो इस बीच में तो फ्लाइट वाली बात में इतना ही होता है। इस बीच जैसा हम पहले भी जान चुके हैं कि विष्णु करकरे और मदन लाल पावा की जो गाड़ी छूट चुकी थी, यानी जिस पंजाब मेल को पकड़ना था वो ना पकड़ करके ये लोग फिर पकड़ते हैं पेशावर एक्सप्रेस। पेशावर एक्सप्रेस में भी ये लोग ऐसा नहीं कि कोई कोशिश करते हैं कि कुछ अपने आप को चुपचाप छुप छुपा के ले जाना है, नहीं। इस बीच में इन्हें भी रास्ते में एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो वास्तव में एक शरणार्थी होता है, जिसका नाम होता है अंगचेकर। अंगचेकर भी मराठी भाषी होता है। जब वो वहाँ से चलता है तो रास्ते में उसे पूरे यात्रियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ विष्णु करकरे और मदन लाल पावा ही मराठी में बातचीत करते हुए मिलते हैं। तो अंगचेकर को लगता है कि ये लोग भी हमारे कोई अनुकूल ही आदमी हैं। तो फिर वो उनसे कहता है कि भाई वो भी दिल्ली जा रहा है, और चूंकि वो पाकिस्तान में पहले था और वहाँ उसकी नौकरी थी सरकारी, और अब चूंकि शरणार्थी के रूप में लौट तो आया है, लेकिन उसे पता है कि सरकारी नौकरी है, तो उसका वो अपना वो जब वहाँ बताएगा दिल्ली में सरकारी महकमे में, तो उसका एक ट्रांसफ़र जो है भारत में कहीं कर दिया जाएगा, जहाँ कहीं भी उसकी आवश्यकता होगी। तो इस पर विष्णु करकरे कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, हम भी तो दिल्ली जा ही रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ साथ चलो, जहाँ हम ठहरेंगे वहाँ ठहराएंगे। तो इस प्रकार से इनकी जो यात्रा है वो ऐसे कटती है। यानी बॉम्बे तक से जो चलने के बाद में भी ये लोग एकदम कैजुअल वे में, किसी तरह का कोई, जिसे कहते हैं ना कि शातिर दिमाग नहीं लगाते हैं। हालांकि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, ये दोनों सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे थे, ये लोग
जासूसी उपन्यासों के भी बहुत बड़े पढ़ाकू थे। नाथूराम गोडसे को बहुत शौक था जासूसी उपन्यास पढ़ने का। वो विशेष करके एक उपन्यासकार अर्ल स्टेनली गार्डनर की किताबों को पढ़ते थे। वहीं पर नारायण आप्टे भी बहुत सारी जासूसी किताबों को पढ़ते थे और उनकी फेवरेट ऑथरेस थी अगाथा क्रिस्टी। इन सबों को जानने के बाद भी ये लोग किसी तरह से भी उन किताबों के से कोई ऐसा लेसन नहीं लेते हैं कि चुपचाप रहना है, किसी को बताना नहीं है। यानी एक अपराधी वाली मनोवृत्ति उनके अंदर नहीं आ पाती है, छुपाने वाली। ये लोग बड़ी फ्रैंक वे में सब काम करते कराते आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो भी हो, अब इन सातों के दिल्ली पहुंच जाने के बाद ये पूरा का पूरा जो आगे का कार्यक्रम है वो दिल्ली में अब होना है। यानी आज 14, 15, 16, 17 जनवरी 1948 तक की घटनाओं को हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया। अब दिल्ली में 18, 19 और 20 तारीख को कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, कैसे कैसे घटनाक्रम कितनी तेजी से कम इन सातों के जीवन में, यानी नाथूराम गोडसे, नारायण दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दिगंबर गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया, इन सातों का जो की जो दिनचर्या रहती है वो 18, 19 और 20 को, और फिर उसके बाद एक उसके अगले एपिसोड्स में हम जाएंगे। लेकिन ये जो 3 दिन है 18, 19 और 20, इसकी